नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स पे। मेरा नाम है अमित। तो पहले ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये फिल्म्स की तरह जो वीडियोस बनते थे जल्दी जल्दी, उन वीडियोस की तरह ये नहीं होगा। तो अगर आप कुछ जल्दी से कुछ देखने आए हैं, तड़ाका भड़ाका मैगी टाइप का, तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि हम एट लेंथ बहुत ढेर सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। पहली चीज़ ये है कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ढेर सारा इफ़ एंड बट निकला, क्वेश्चन ढेर सारे सामने आए क्योंकि बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्शन निकले हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। इस समय आंसर जो दिया गया या फिर जो ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर प्रोवाइड किया गया, उस पर बहुत बड़ा संशय अब डेवलप हो चुका है। तो मैंने जो एक रेंज बताई थी 75 से 78 के बीच में, अगर आप इस पे लाई कर रहे हो तो आप मोर देन सेफ हो। समझो इस बात को, अगर आप इस पे लाई कर रहे हो तो सेफ हो। देखो, एक चीज पर्सपेक्टिव ये भी है कि जितने भी अगल बगल के लोग हैं आपके, वो पढ़ने वाले होते हैं या फिर ढेर सारे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोग सही भी नहीं बताते हैं। लेकिन एक पर्सपेक्टिव जो मुझसे मिस हुआ था और उस पर मैंने ज़्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि मेरे चैनल के ज़्यादातर लोग जो वीडियोस देखते हैं वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश क्राउड होता है। लेकिन जो टिपिकल हिंदी मीडियम क्राउड है और जो टिपिकल यूपी पीसीएस का क्राउड है, ठीक है, जो यूपी पीसीएस को अपना फर्स्ट एग्जामिनेशन मानता है, उसके बारे में मेरा एक्सपोजर थोड़ा कम था। लेकिन रिसेंटली जब मैंने एक वीडियो देखा, खासकर जो आपने देखा होगा, पीएस परिहार सर हैं एक, वो वीडियोस बनाते हैं, बड़ा चैनल है। उन्होंने एक रेंज दिया, उन्होंने रेंज दिया 72 क्वेश्चन के आसपास। अब एक बात आती है कि आप तुरंत क्रिटिकल हो जाओ कि ये तो इतना नीचे नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी बात ये भी आती है कि इसके बारे में बातें करना कि ये उन्होंने क्यों बोला। उन्होंने बोला मैंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली है उन लोगों से जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी कई बार से मेंस दे रहे हैं, और उनका एक्सपोजर क्या है, हिंदी मीडियम क्राउड है, इलाहाबाद का, प्रयागराज का हिंदी मीडियम क्राउड है। अच्छा खासा उनकी रीच है। उन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो लोग पढ़ाते हैं, है ना, यूपी पीसीएस का जनता को जो पढ़ाते हैं, उनसे भी मैंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लिया। तो उन्होंने ये रीजनिंग दी अपने, जो भी उन्होंने वीडियो बनाया और कट ऑफ के बारे में बोला। ठीक है, मैं बस इतना बोल सकता हूँ इस वीडियो के बाद या फिर इस रीजनिंग के बाद कि कट ऑफ गिरेगी, है ना। तो और बहुत ढेर सारे लोग जो 80 पे खड़े हैं वो भी श्योर नहीं है कि जब करेक्शन आएगा की में, जब ऊपर नीचे होंगी जो की, उसके बाद कट ऑफ कहाँ पे रखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन है ढेर सारे लोगों का कि कितना जाएगा कट ऑफ, वो सुनना चाहते हैं कि एग्जैक्ट बता दो कि जितना मैं पा रहा हूँ उससे नीचे बता देना कट ऑफ, तब हम मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक, देखो एक चीज़ समझो इस बात को कि आप मेंस की तैयारी दो टाइम पे ही करते हो बस, ठीक है। एक तो तब जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो, मेंस के पेपर आपके सामने होता है, और यही समय होता है जब आप प्रीलिम्स, मतलब खुदा ना खास्ता किसी भी रीज़न से, भगवान ना करे किसी भी रीज़न से आप मेंस नहीं दे रहे हो, चाहे आप अपने अटेम्प्ट नहीं लिख रहे हैं, चाहे कुछ आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं इस तरह का, या फिर आप जस्ट स्टार्ट किए हो, तो यही समय होता है प्रीलिम्स के जस्ट बाद का, मेंस तक का, या मेंस के एक महीने बाद तक का, जब आप मेंस पे काम कर रहे होते हो। बाकी पूरे साल आप प्रीलिम्स की किताबें पढ़ते रहते हो, प्रीलिम्स के प्रोसेस पे रहते हो, एक एग्ज़ाम या दूसरे एग्ज़ाम पे जंप करते रहते हो प्रीलिम्स देने के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो, चाहे वो अपने स्टेट एग्जामिनेशन जो भी हो। तो यही सही समय है कि आप अपने टेंशन साइड में रख दो। एग्ज़ाम दे चुके हो आप, मार्क्स जोड़ लिए, अगर आप, मुझे लगता है कि 75 से अबव हो, तो कहीं से भी आपको अपने ऊपर माइंड ब्लॉक नहीं लगाना चाहिए, इफ्स एंड बट्स नहीं लगाना चाहिए, और आप चुपचाप मेंस की प्रिपरेशन करो और बिलीव इन गॉड, है ना, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर प्रिपरेशन एंड बिलीव द प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, और अपने मेंस पे काम करो। ठीक, मेंस पे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उसको बात करते हैं। अब जाके स्टार्ट करते हैं कि क्यों ज़रूरी है अब से काम करना और किन किन चीज़ों पे काम करना है। देखो, एलिफेंट इन द हाउस यही है कि हाँ, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या कैसे होगा। तो हर दूसरे दिन इस चीज़ पर डिस्कशन करने से समय ही खत्म होगा, और एक महीना कब निकल जाएगा आपका डिस्कशन में, एग्ज़ाम का वेट करते करते, और आपको मालूम चला कि आप बॉर्डर पे थे, आपको अपने डिस्कशन से पॉजिटिविटी भी आ रही है कि हाँ मैं निकल सकता है, या फिर आप डायलेमा में भी हो कि नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन एक महीने निकलने के बाद आप ऑलरेडी बहुत सीट्स बाहर चले जाते हो, और वो जो बचे हुए 2 महीने 2.5 महीने होते हैं, उसमें कुछ अनफोर्सी सर्कमस्टांसेस आ गई, या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई, तबीयत ख़राब हो गया, कुछ घर में सिचुएशन आ गई, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आप बाहर हो जाओगे लिस्ट से।
तो उस टाइम का वेट क्यों करना, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज नोट मेकिंग प्रोसेस, कि वो नोट मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, किस पैरामीटर्स को हम फुलफिल करना होता है जब हम नोट्स बना रहे होते हैं। कई लोग ये क्वेरी आ रही होती है क्योंकि वो सुन लेते हैं जब कोई मेंस लिख रहा होता है या फिर जो क्वालिफाइड इंसान होता है, लिस्ट में गया होता है, कि आपके पास 1 पेजर नोट्स हमेशा तैयार होने चाहिए, ठीक है। 1 पेज नोट्स किसी भी एक टॉपिक पे तैयार होना चाहिए। देखिए, ये पहली बात, ये फ्रॉम डे वन नहीं हो सकता है ना। पहले आपको एक स्टैंडर्ड नोट्स होने चाहिए जिसके पास आप कभी भी जा सको और आप एक बार देख सको कि जो भी पैरामीटर्स पे आपने XYZ पैरामीटर्स पे नोट्स बनाए थे वो कितना है ना, क्या है, क्या लिखा हुआ था, कुछ भूल गया तो आपके साथ, ठीक। तो ये फर्स्ट डे से नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि फर्स्ट डे से क्या करना है, और पहली बात आ जाती है कि क्या नोट्स बनाना है, किस टॉपिक पे नोट्स बनाना है। क्योंकि अगर मॉडर्न हिस्ट्री में बोल दिया कि ढेर सारे टॉपिक्स बोल दिए, वो भी मोटा मोटी टॉपिक्स बताए जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका जो प्रिज्म का काम करने वाला है वो है आपका PYQs। और PYQs, देखिए यहाँ पे तो PYQs पे गेम काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब हो सकता है कई लोग बोलोगे आप लोग कि यार प्रीलिम्स पे तो ऐसा नहीं हुआ है ना, प्रीलिम्स में PYQs काम नहीं किए। तो जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आप देखोगे वो कहीं ना कहीं PYQ से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। तो उस पर डिस्कशन अलग बात हो जाती है, हम इसकी बात करते हैं। तो जितने भी आपका जो आप PYQs जब देखते हो और उनकी माइक्रो लिस्टिंग करते हो, मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रखे हैं, उस पर मैं बाद डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप। उस पर मैंने 3 डॉक्यूमेंट शेयर कर रखे हैं और उसमें मैंने बाकायदा माइक्रो लिस्टिंग कर रखी है और ये बता रखा है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने माइक्रो टॉपिक डिवाइड होते हैं, उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन कौन से रिपीटेड थीम्स हैं। तो आप जब आपको माइक्रो थीम्स मालूम चल जाते हैं किसी भी टॉपिक से, ठीक है, और ये आपको मालूम चल जाता है कि रिपीटेड है, चाहे वो UPPCS हो चाहे वो UPSC हो, ठीक। आपको जब ये मालूम चल जाता है तो आपका सिंपल काम क्या है कि इस चीज़ को हाई फोकस एरिया पे रख देना। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी। आप सारे के सारे टॉपिक्स को एक प्रायोरिटी के साथ नोट्स नहीं बना सकते, ये आपकी बेवकूफ़ी साबित हो जाएगी। क्योंकि आपको जब पता चल गया कि एक किसी टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और हल्का सा लैंग्वेज चेंज हो रहा है, तो आपका पहले नोट्स तैयार होना चाहिए। और नोट्स में एनरिच नोट्स तैयार होता है। तो एनरिचमेंट की बात या वैल्यू एडिशन की बात मैं थोड़े बाद में करूंगा, ठीक। तो आपको ये मालूम चल गया कि ये आपको PYQ से ये मालूम चल गया कि कौन कौन से माइक्रो लिस्टिंग तैयार करनी है हमें, और माइक्रो लिस्टिंग तैयार करने के बाद नोट्स तैयार होना चाहिए। नोट्स का अब आती है कि ये तो हमें मालूम चल गया कि नोट्स किस टॉपिक का, मॉडर्न हिस्ट्री का किस टॉपिक की बात हो रही है, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर के किस टॉपिक की बात हो रही है। तो अगर हम बैठ जाएंगे हर एक जो आर्किटेक्चर की बात करने के लिए, फला आर्किटेक्चर या फिर नियोलिथिक, पैलियोलिथिक या फिर मीजोलिथिक की बात हो रही है, तो ये सबका तो नहीं पढ़ पाओगे ना आप। क्या क्या आर्ट एंड कल्चर चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें, पेंटिंग कैसे एक जगह से आई, पहले माइक्रो पेंटिंग्स आती थी, बड़ी पेंटिंग हुई, या फिर मूरल्स की बात कर लें, तो सबका तो नहीं कर सकते आप, नोट्स मेकिंग नहीं कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको PYQ का डाइसेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो UPSC हो चाहे वो UPPCS हो। आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं UPPCS का, तो आप पहले UPPCS को डाइसेक्ट करो, फिर ये देखो कि क्या वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लो हैंगिंग टॉपिक्स है, कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। अगर रिपीटिशन के बाद ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं UPSC में, ठीक है। तो UPSC में आप देखो कि इसी टॉपिक से जुड़े हुए कोई नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आपका ये धर्म बनता है कि इसको तैयार कर लो बाबू, ठीक है। तो जैसे ही आप तैयार करोगे तो आप दिमाग से ये, आपके दिमाग में ये श्योरिटी आ गई कि भैया ये टॉपिक मैंने होलिस्टिकली नोट्स में कवर कर चुका हूँ। तो ये बात आ गई आपकी नोट्स मेकिंग प्रोसेस की। दूसरी बात आती है कंटेंट ऑफ द नोट्स एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द नोट्स, ठीक। इसकी बात करते हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चरिंग और कंटेंट के बारे में बात करें, हमारा सब टॉपिक कंटेंट और स्ट्रक्चरिंग है। तो अगर हम बात करें कि पॉवर्टी एज अ टॉपिक की बात करें, पॉवर्टी रिडक्शन और चैलेंजेस जो एसोसिएटेड है इंडिया के अचीवमेंट में, उसको एज अ टॉपिक की बात करते हैं, ठीक। तो अगर आप बोलें कि कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, तो कंटेंट में हमें बस कंटेंट एक जगह बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें कंटेंट को इस तरह से अरेंज करना है कि उसमें इंट्रोडक्शन भी आए, मोटा मोटी इंट्रोडक्शन है,
बॉडी की बात है तो बॉडी कितने पार्ट्स में सब डिवाइडेड होगी वो भी आपका जुरिडिक्शन है। और फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो बेसिकली आपका जो नोट्स होगा वो स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद आप उसको कंटेंट फिलअप करोगे। अब कंटेंट आपको ये देखना है कि किसी एक की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो कितनी पॉसिबल तरीके हैं इंट्रोडक्शन को रखने के, कि अगर हम पॉवर्टी से सब डिवाइड करें, पॉवर्टी के 2 3 4 5 तरीके के मतलब क्वेश्चन बना दें, तो उसमें हम यही दोनों इंट्रोडक्शन को फिट बैठा सकते हैं। इस तरह का इंट्रोडक्शन तैयार करके रखना पड़ेगा, उससे आपका बहुत टाइम बचेगा। आपका टेम्पलेट तैयार हो रहा है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बॉडी पे आएँ तो एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या हैं किसी भी, कह लीजिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए। यानी अगर हम बात करें या फिर किसी भी टॉपिक की बात करें तो देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, लेकिन उससे पहले ये दोनों सर्किल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट यहाँ से जब आप भेजोगे तब जाके वो पाथ कवर कर रही है। तो ये जो फैक्टर्स है एसोसिएटेड, चैलेंजेस पूछा हुआ है, कैसे रिडक्शन करना है या फिर रिड्यूस करने के चैलेंजेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप बताओगे यहाँ पे, वो उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में बताओगे, लेकिन पहले फैक्टर्स लिस्ट करोगे, पॉवर्टी रिड्यूस किन फैक्टर से होती है। फिर आप बताओगे कि अगर हम उनके चैलेंजेस को, जो फैक्टर्स था जो पॉवर्टी कम करता है, उसके चैलेंजेस को कैसे कम करने के लिए कौन कौन से डील करेंगे, किन किन एरियाज में डील करेंगे। तो मेजर जो आपका बॉडी का पार्ट है ये है, लेकिन ये और ये दोनों जो वे अहेड वाला पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाते टाइम को आपको ये दोनों एरियाज को डील करते हुए चलना है, अदरवाइज आप एग्जाम में जाके स्टक कर जाओगे। या फिर बॉडी को लिखोगे तो बॉडी में बस आपका फैक्ट है या फिर कंटेंट बहुत अच्छा है बॉडी में, तो अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 4 2 या फिर 1 है ना, 1 और यहाँ पे 6 मार्क्स का बॉडी रहती है। तो अगर आप बॉडी में ही लिखोगे तो हार्डली आपको 6 मार्क्स में से या फिर 4 मार्क्स में से नंबर मिलेंगे, और हो सकता है आप बहुत अच्छा लिखने के बाद भी 2 से 3 नंबर पाओ, क्योंकि आपने बस बॉडी वाले पार्ट को कह ले सकते हैं एड्रेस किया हुआ है। इसी तरह से आपको कंक्लूजन में, मान लो यहाँ एसडीजी के बारे में हम पॉवर्टी में लिख देते, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट तो पॉवर्टी है, ठीक है। तो एसडीजी 1 के बारे में, टीपीएसपी के बारे में कुछ लिख देते हैं, रिसेंट रिफॉर्म्स के बारे में, नीति आयोग के रिसेंट एजेंडा के बारे में बात कर लेते, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर लेते, या फिर रीसेंट जितने भी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा या फिर WEF द्वारा या फिर जितनी भी वर्ल्ड एजेंसीज हैं IMF द्वारा, इस तरह की कुछ बातों को मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, है ना, फ्लावरी वर्ड्स कुछ मेंशन कर देते हैं इस तरह के टेम्पलेट्स को यूज करके। तो ये हमारा मोटा मोटी स्ट्रक्चरिंग या फिर नोट्स मेकिंग इसी तरह से होना चाहिए कि कंटेंट क्या होना चाहिए वो पहले ये इससे भी डिसाइड होगा कि हमारी स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। अब बात ये कंटेंट में जितने भी कीवर्ड्स हैं जिनसे आप उस पर्टिकुलर सेक्टर का, यानी सब हेडिंग का, ठीक है, ये हमारा सब हेडिंग है। अगर पूछा गया है कि इंडियाज अचीवमेंट इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड चैलेंजेस अहेड, तो हमारा सब हेडिंग पहला क्या होगा, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया सक्सेस इन पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल पॉलिसीज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सिविल सोसाइटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक। ये कीवर्ड्स आपके नोट्स में रहने चाहिए, तभी आप जाके एग्जाम के दिन पे आप उसको प्रोड्यूस कर पाओगे अपनी कॉपी में। साथ ही साथ जब आप नोट्स बना ही रहे हो और जब ये कीवर्ड्स लिख ही रहे हो, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मैंने लिखे, तो कोशिश ये रहे कि 4 पॉइंट्स में इसको सब्सटैंशिएट किया गया हो फैक्ट से, या फिर आपके कह लीजिए फैक्ट से, या फिर कोई एग्जाम्पल वगैरह से, राइट, या फिर कोई फ्रेजल वर्ड्स मिल गए आपको, उससे सब्सटैंशिएशन होना चाहिए। सेम चीज़ इसी में भी है ना, चैलेंजेस वाले में इकोनॉमिक इनक्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी, क्रोनिक पॉवर्टी या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की जा रही है। तो सारे के सारे में आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मेंशन करना नॉट नेसेसरीली आप प्रोड्यूस कर पाओगे वहाँ कॉपी में सारे के सारे, या फिर उतना लंबा लिख पाना, लेकिन ये ध्यान देने की ज़रूरत है कौन सा क्लिक करके जाए और कौन सा आप प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि फिर वो आपको 1-2 नंबर आपके कॉम्पिटिटर से आगे कर देता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है कि अपने नोट्स में होनी चाहिए। आपको ये दिख रहा होगा कहीं पे भी मैंने कहानी नहीं लिखी है, लेकिन ये सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा इसी से। कहानी लिखते नंबर जाएगा, टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी नोट्स बनाने में, उसको रिकॉल करने में, और जब वहाँ लिखोगे तो फिर वहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये आपका प्रोसेस होना चाहिए किस चीज़ का, कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए और स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, राइट।
माइक्रो डायग्राम वगैरह के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, राइट। तो अभी के लिए ये वाला सब टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका यूजिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ योर नोट्स। ये कैसे टेस्ट होता है? ये टेस्ट होता है आपके पीयर रिव्यू से, और जब आप आंसर लिखते हो आप ये चेक करते हो कि जो भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो आप इसको यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपने मान लीजिए बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट लिख दिए, बहुत जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप जब उसको यूज़ करते हो अपने आंसर राइटिंग में, आंसर में यूज़ करते हो और उस पर आप अपना रिव्यू लेते हो, ठीक है, या फिर सेल्फ रिव्यू करते हो, तो आपको मालूम चलता है कि इसको नहीं यूज़ करना था, ठीक है। तो यही यूजिबिलिटी आपको हेल्प करती है दोबारा अपने नोट्स के रिफाइनमेंट में, है ना। नोट्स का रिफाइनमेंट जो होता है ना, रिफाइनमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि जब तक आप इस प्रोसेस पे नहीं आओगे और एफिशिएंसी नहीं चेक करोगे अपने नोट्स की, और कि आपसे पीयर रिव्यू कराओ या फिर पीयर रिव्यू या फिर आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग से जब तक आप इसको चेक नहीं करोगे, क्रॉस चेक नहीं करवाओगे, तब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि आपका जो नोट्स बना हुआ है वो कितना रिफाइनमेंट और खोज रहा है। और जब ये रिफाइनमेंट पे जाता है नोट्स आपका, ये है ना, कह सकते हैं कि ये डे टू डे प्रोसेस है आपका। आप किसी एक दिन बैठोगे और ये सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। इसलिए आपको एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। फिर आपका जब रिफाइनमेंट वाला प्रोसेस जब डे टू डे होता रहता है, तब जाकर आपका लास्ट में ना 1 पेजर नोट्स तैयार होता है एग्ज़ाम से पहले के लिए, कि यार ये चीज़ हमको प्रोड्यूस करनी है वहाँ पे, ये चीज़ फला चीज़ हमने अगर प्रोड्यूस कर दी, ये डायग्राम, ये डेटा फैक्ट, ये एग्जाम्पल, तो हम एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत अच्छा नंबर पा जाएंगे, राइट। तो ये रहा आपका नोट्स मेकिंग प्रोसेस या फिर नोट्स से डील की हुई चीज़ों पे। आई होप मैंने सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया हो। जो चीज़ें बचेंगी, जो थोड़ा बहुत इधर रहेगा, उसको आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करते रहेंगे। अब आते हैं आंसर राइटिंग वाले पार्ट पे। तो पहली बात आती है कि आंसर राइटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि भाई उसी से ही मेंस निकलना है, लेकिन इसका असल इम्पोर्टेंस अगर आप जान पाओ तो बस मेंस निकालना ठीक है, उसी से मेंस निकलता है, उसी का नंबर जुड़ता है, उसी पे ही जाके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे। कितने भी अच्छे क्यों ना हो आप, अगर आप राइटिंग में अच्छे नहीं हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से अगर उसको तोड़ दें तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका हाथ दिमाग एक साथ रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक। पहली बात आती है कि आपको ये मालूम चलता है कि आपके आंसर का कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो, बस आप उस टॉपिक का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस टॉपिक के इन एंड अराउंड कुछ पैरामीटर्स ड्रॉ किए गए होते हैं क्वेश्चन में, और उसको उस टॉपिक के कंटेंट के बारे में नॉलेज को एक कह सकते हैं एक लाइन में पिरोया जाता है ना, एक उसको शेप दिया जाता है, और उसको कैसे आंसर किया जाए कि वो एग्जैक्टली एड्रेस करे क्वेश्चन की डिमांड को, ठीक है। उस टॉपिक के आपका जो नॉलेज है वो कैसे आप उसको पिरोगे अपने आंसर में कि आपका कंटेंट जो आपको जानते हो वो एग्जैक्टली एड्रेस कर रहा है क्वेश्चन की डिमांड को, ठीक। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आते हैं कि भैया आपको ये मालूम होना चाहिए कब इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाए, कब आपकी बॉडी ख़त्म हो जाए और कब कंक्लूजन देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्ड को ओवर यूज़ कर रहे हो या वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग पेनलाइज किया जाता है। यूपीएससी में तो बहुत गंदे से पेनलाइज किया जाने लगा, तो कब यूपी पीसीएस में आपको नहीं पता है, राइट, या फिर किए जा रहा हो या लिखा नहीं जा रहा हो कॉपी पे, राइट, ये भी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि सब हेडिंग के भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। हर हिस्से को कितना समय देना है, हर हिस्से को कितना वर्ड देना है, स्पेस देना है, ये आपको मालूम चलता है आंसर राइटिंग से। फिर तीसरी बात आती है कि जब आपको ये मालूम चल गया कि कितने स्पेस में हमको लिख के ख़त्म कर देना है, तब आप समझ जाते हो कौन से वर्ड का, कौन से कीवर्ड का इंपॉर्टेंस पहले आता है। या फिर जब कंटेंट पूछा जा रहा है किसी एक क्वेश्चन में, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, तो किस चीज़ को पहले पूछा जा रहा है ना। आप धीरे धीरे जब आंसर करने लगते हो, आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो, उसको समझना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझने लगते हो, तो आपको मालूम चल जाता है कि भैया बी ए से पहले नहीं आएगा इस जगह पे, या फिर यहाँ पे जेड
यहाँ पे के से पहले आ सकता है डिफरेंस अगर, लेकिन आप देखोगे, लेकिन अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो या फिर आप नोट्स मेकिंग में लगे हुए हो या फिर अपने ही गाना गाया पड़े हो, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको Z को पहले ला सकते थे यहाँ पे, और लाना ही था, है ना। आप इस पैरामीटर्स, इस एडमेंट माइंडसेट से नहीं गए थे ना, हम तो ABCD ही लिखेंगे, इसी टर्म्स में पॉइंट्स को अरेंज करेंगे, ठीक। इससे आपको क्लियर होता है कि आर्टिकुलेशन ऑफ योर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरी बात आती है कि जब आप बॉडी पढ़ रहे होते हो ना, तो आप ये भूल जाते हो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक। आपको ये मालूम चलता है कि कीवर्ड्स को या फिर की टर्म्स को प्लस फैक्ट्स को एक अच्छे से अरेंज करना इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना एक मूड सेट करता है। जब कोई कॉपी चेकर होता है उसको मालूम चल जाता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू एड्रेस इन योर आंसर, ठीक है। फिर आपको उसको ये भी मालूम चल जाता है कि यार सब हेडिंग दे रहा है तो हमें चीज़ें खोजना नहीं है, स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा है इसका। तो जैसे जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हो, आपको रिव्यू मिलता है, आपको ये मालूम चलता है कि भैया हमको सब हेडिंग को भी थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है, क्योंकि हमको एग्जामिनेशन को स्ट्रेस में नहीं डालना है, अपने इवैल्यूएटर को स्ट्रेस में नहीं डालना है अपने पॉइंट्स को चेक करने के लिए, राइट। यही चीज़ आपको धीरे धीरे आइडिया होने लगता है। फिर आता है आपको ये आइडिया होने लगता है यार अगर मैं पॉवर्टी की ही बात करूं, पॉवर्टी वाले टॉपिक की बात करूं, कि अगर मुझे रिकॉल कैसे करना है एग्जाम्पल्स को, कुछ तो तरीका निकालोगे ना। अगर तुम भूलोगे नहीं, अगर तुम उस ट्रस्ट पोजीशन में जाओगे नहीं कि तुम जब आंसर लिख रहे थे तो पॉइंट्स भूल गए या फिर फैक्ट्स भूल गए या फिर कीवर्ड्स भूल गए, तो कैसे उसका निमोनिक्स बनाओगे दोस्त, कैसे निमोनिक्स बनाओगे, कैसे कोई कहानी तैयार करोगे। जब प्रीलिम्स के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे तभी तो SDG को रटने का कुछ बनाए ना, कहानी निमोनिक्स कुछ बनाए ना, है ना, या फिर शेड्यूल का रटने का कुछ तैयारी किए ना, या फिर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रटने की कुछ तैयारी किए ना। अगर नहीं करते, सीरियस प्रिपरेशन नहीं रहता या फिर रहता कि ठीक आएगा छोड़ देंगे, तो फिर क्या ही ज़रूरत थी। इसी तरह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट एवरी क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपका पढ़ा हुआ आने वाला है, ठीक। तो इस वजह से जितनी भी चीज़ें हैं, ये कंटेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द आंसर, आर्टिकुलेशन ऑफ पॉइंट, इंपॉर्टेंट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, कुछ एक टेम्पलेट्स बना के तैयार रखते हो। तो जब अननोन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, मान लो पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पॉवर्टी का ही था, लेकिन उसका जब माइक्रो थीम खुला तो उसको कभी आपने देखा नहीं था, है ना, कभी देखा ही नहीं था इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपको पता था यार अगर पॉवर्टी से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा तो यार इंट्रोडक्शन तो हम तैयार किए, तो वो भी फिट बैठ रहा है, कंक्लूजन भी फिट बैठा ही देंगे, SDG मार के, DPSP वगैरह मार के, कुछ UP की स्कीम, कुछ सेंट्रल की स्कीम लिख ही देंगे, है ना। और फिर बीच का कंटेंट होगा, भैया पॉवर्टी गिरे, अगर हम गिरी हुई हालात में 4 पॉइंट तो ऐसा लिख ही देंगे जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कल्चरल इश्यूज़ और डेवलपमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़, ये सारी चीज़ें इश्यूज़ रहती हैं, ठीक है। तो ये अननोन टॉपिक्स को भी डील करने का आपका हाथ तुरंत चलेगा। तो जो आप कोई आंसर अगर नहीं आते हुए 10 मिनट में लिखते, तो इसको 7 मिनट में लिख के ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका टाइम बचाएगा, कंटेंट भी अच्छा रखेगा और आपका हाथ और दिमाग सिंक में रहेगा, ठीक। आई होप मैंने ये चीज़ एड्रेस कर दी कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स हेयर इज, देखो बहुत लोग का ना कि मामला लटका हुआ है कि उनको डाइसी है कि क्या करें क्या ना करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि ना करें, मेंस की आंसर राइटिंग मेंस प्रिपरेशन करें कि ना करें। तो बहुत से अनसर्टनिटीज़ इन्वॉल्व हैं आज के दिन में, ठीक। तो आज के जंक्चर पे, इस जंक्चर पे जब आप डायलेमा में हो, तो अभी सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आप PYQs को उठाओ, सिंपलर जो बहुत सिंपल है ना, 1 लाइनर PYQs को उठाओ, ठीक है, उनको लिखना स्टार्ट करो, है ना। स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस जहाँ पे बहुत सिंपलर टर्म्स यूज़ किए गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट के मिल जाएंगे आपको, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर कह लीजिए एथिक्स के मिल जाएंगे आपको, उनका लिखना स्टार्ट कीजिए, राइट। उनको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इनर्शिया ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये इनर्शिया ब्रेक नहीं होगा ना, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आप हार्डर क्वेश्चंस पे नहीं जा पाओगे, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि जब तक इनको प्रोसेस करना आपको नहीं आएगा कि ये प्रोसेस अच्छे से हो रहा है, तब तक आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो होते हैं,
मेंस के, उनको डील करना नहीं आएगा, उनको स्ट्रक्चर करना नहीं आएगा कि एक माइक्रो सब हेडिंग ऊपर होनी चाहिए, दूसरी माइक्रो सब हेडिंग उसके बाद होनी चाहिए, उसको डायग्राम कहाँ पे लिखना है, या फिर आप कह लो कि ज्योग्राफी क्वेश्चन है तो अगर मैं बोलूँ कि एक एक माइक्रो डायग्राम 2 पेज पे होना चाहिए, तो उनको कहाँ अरेंज करना है वो आपको सिंपलर क्वेश्चन से आइडिया मिलेगा। तो ये चीज़ स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको स्टार्ट करो, धीरे धीरे इस जोन में जाओ कि आप लिखना स्टार्ट करो। अब बात आती है कि लिखना क्या स्टार्ट करें, कैसे लिखें, क्या पैरामीटर्स अपने सामने रखें। तो जो नोट्स का प्रोसेस था ना, जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस बताया हुआ है मैंने, वही एग्जैक्ट अपने आप को खपच्चा लगा दो। ये सब होता है ना कि गधा होता है या फिर कह लो कि बैल होता है, उसे आँख के किनारे किनारे एक ऐसी चीज़ लगाई जाती है, वो दाएं बाएं ना देखा, सीधा चलता रहे। तो आपके लिए सीधा चलने का पैरामीटर ये है कि दिस इज़ योर सीधा चलने का रास्ता, ठीक है। ये आपका इंट्रो है, ठीक, ये आपकी बॉडी है, ठीक, ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन 3 लाइन, कंक्लूजन 3 लाइन, और उसके हिसाब से 2 पेज हैं या 3 पेज है, यानी 8 मार्क्स लिख रहे हो कि 12 मार्क्स लिख रहे हो, उसके हिसाब से अपनी बॉडी मनूवर करो। स्टार्टिंग में ये मत देखो ये क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो बॉडी में, मतलब इन द सेंस मैं कंटेंट पे ध्यान देना है, लेकिन ये नहीं कि कौन सी चीज़ ऊपर आ रही है कौन सी चीज़ नीचे आ रही है। स्टार्टिंग में लिखना बहुत ज़रूरी है। विद टाइम धीरे धीरे आप अपने अच्छा, एक चीज़ और होता है कि 7 मिनट के अंदर आपको अपने आंसर्स को लिखना होता है, राइट। ये 8 मार्कर्स जो क्वेश्चंस होते हैं, 8 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, इनको 7 मिनट में लिखना होता है, और करीब करीब 10:30 से 11 मिनट में ये आपके 12 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को लिखना होता है, ठीक। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि धीरे धीरे आपको टाइमलाइन में ही लिखना है। पेपर छूट जाएगा तो फिर आप वैसे ही बाहर हो, है ना। तो आपको धीरे धीरे ये सेट करना पड़ेगा कि यार फर्स्ट वीक में मैं इतने टाइम में लिखूंगा। मान लो आप 8 मार्क्स लिख रहे हो, तो आप तय करो कि फर्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा डेली आंसर्स लिखने के लिए, और फिर इसको मैं 12 मिनट्स में लिखूंगा। नेक्स्ट वीक में इसको 10 पे ले आऊँगा, उसके नेक्स्ट वीक में मैं इसको 8 पे ले आऊँगा, और 7 और 8 में होवर करेगा। मैं पूरा उसके बाद से जितना भी प्रोसेस होगा, मेरा जितना भी आंसर लिखने का प्रोसेस होगा वो इतने में ही करूँगा, और लास्ट के 2 से 3 वीक में मैं कोशिश करूँगा कि इसको 6.5 से 7 मिनट्स में लिखने की कोशिश करूँगा। तो ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। पहले दिन ही अपने आप को एक पिंजड़े में मत बांधने की कोशिश कीजिए, उससे क्या होगा, आपका कंटेंट हैम्पर होगा और आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सारे पैरामीटर्स को एक साथ आपको एग्जामिनेशन से पहले लाने हैं, है ना। तो आप उसको मॉड्यूलेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आई होप कि आज के दिन में जो आपकी डायलेमा है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। ये प्रोसेस है वीडियो बनाने का, मेंस इज़ अ वेरी वाइड, मतलब बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, तो उसको बारे में थोड़ा थोड़ा माइक्रो करके मैं माइक्रो वीडियोस बना के मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिए कि इसके बाद आपके क्या डाउट्स एंड डायलेमास हैं। मैं एक बार जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है पेपर 1, 2, 3, उसके पेपर 1, 2, 3 के लिए पिछले 2018 से 2024 के बीच 23 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उनको जैसे मैंने अरेंजमेंट की है उस पर डिस्कशन करूंगा। मैं माइक्रो डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको मैं ये अंदाज़ा दिलाने लगूंगा कि क्या लिखना ज़रूरी है, क्या नोट्स में होना चाहिए और क्या आपके दिमाग में होना चाहिए, और किस चीज़ के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। उस चीज़ पर भी बात करेंगे। तो आई होप कि कुछ कुछ चीज़ों को मैं एड्रेस कर पाया हूँ। सब चीज़ तो नहीं एड्रेस कर पाया, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियो पे इस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।